अहमद 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आया है। वो बैरून मुल्क से पैसे कमा कर आया, लेकिन अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। एयरपोर्ट से सीधा एक टैक्सी करता है और ड्राइवर को अपने गांव का पता देता है कि उधर ले चलो। रास्ते में अहमद सोचों में गुम था कि इतने दिन बाद अपने वालिदैन को देखूंगा तो वो कितने खुश होंगे और मेरा दिल भी बहुत हल्का हो जाएगा। अभी ये सोच ही रहा था कि शहर से बाहर निकलते ही ड्राइवर गाड़ी रोक कर कहता है कि साहब, मुझे यहाँ एक छोटा सा काम है। अगर आपको जल्दी ना हो तो बस 2 मिनट लगेंगे। अहमद कहता है कोई बात नहीं, कर लो अपना काम, मैं गाड़ी में ही इंतज़ार करता हूँ। ड्राइवर उतर कर चला जाता है और अहमद की नज़र अचानक मस्जिद के बाहर बैठे हुए फ़कीर पर पड़ती है। उनमें से एक बुज़ुर्ग बिल्कुल उसके वालिद जैसे लग रहे थे। जब वो गौर से देखता है तो पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके वालिद ही हैं, जिनके बारे में उसकी बीवी ने बताया था कि वो पिछले 4 माह से गांव में रह रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि उसके वालिद फ़कीरों की सफ़ में बैठे थे और बीवी ने ये क्यों कहा था कि वो लोग 4 माह से गांव में रह रहे हैं? असल हकीकत जानने के लिए स्टोरी को एंड तक लाजमी देखें। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक ख़ानदान रहता था। ख़ानदान में वालिद, वालदा और उनका एक बेटा था। वालिद का नाम रहमत अली था, वालदा का नाम नसरीन था और बेटे का नाम था अहमद। अहमद, रहमत अली और नसरीन खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। वक्त गुजरता गया, अहमद पढ़ लिख कर जवान हुआ और शादी के काबिल हो गया। वालदैन ने उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम सना था। अहमद की शादी सना से कर दी गई। शादी के बाद नई दुल्हन घर में आ गई और ज़िंदगी अच्छी तरह चलने लगी। कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जिस गांव में अहमद और उसका ख़ानदान रहता था, वो गांव काफ़ी पसमानदा था। और वहाँ मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता था और ऊपर से बिजली भी अक्सर जाती रहती थी। अहमद नहीं चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारे जैसे उसके वालिदैन ने गुर्बत में गुजार दी। वो पढ़ा लिखा था और सोचता था कि मुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए ताकि मेरा ख़ानदान अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। इसीलिए एक दिन उसने वालिदैन से कहा कि अम्मी अबू, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग शहर में रह सकते हैं? वहाँ मैं कोई नौकरी कर लूँगा और आप लोग भी मेरे साथ रह लेना। ये सुनकर उसके पेरेंट्स ने कहा, बेटा, अगर तू तरक्की करना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तू पहले जाकर नौकरी तलाश कर, अगर अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमें भी बुला लेना। इसके बाद अहमद अपने पंजाब के गांव से सीधा लाहौर आ गया और वहां नौकरी तलाश करने लगा। 6 माह के अंदर अंदर उसे एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई और एक किराए का घर भी ले लिया। जब अहमद ने लाहौर में किराए का घर ले लिया तो उसने अपने वालिदैन और बीवी को भी वहीं बुला लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जहाँ अहमद जितना भी कमाता, सारा पैसा घरेलू अखराजात में ख़त्म हो जाता। उसके शहर में अपना घर बनाने का ख्वाब अधूरा रह जाता। वो सोचने लगा कि इस तरह तो गुजारा नहीं होगा। इसी वजह से अहमद ने नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अगर वो बाहर जाकर पैसा कमाएगा तो वापसी पर अपना ज़ाती घर भी बना सकेगा और ख़ानदान को भी अच्छा मुस्तकबिल दे सकेगा। यही सोचकर उसने सबसे पहले अपनी बीवी सना से बात की। सना, जो कि अच्छी तरह घर संभाल रही थी, बोली, ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फिर अहमद ने अपने वालिदैन से मशवरा किया। जब उसके वालिदैन ने बेटे की कामयाबी की लगन देखी तो उन्होंने भी हामी भर ली और कहा, बेटा, अगर तेरा दिल चाहता है तो ज़रूर जा। हमें खुशी होगी कि लोग कहेंगे रहमत अली का बेटा इतना कामयाब हो गया है। ये सुनकर अहमद तैयारियां करने लगा। तकरीबन 15 दिन बाद उसके कागजात मुकम्मल हो गए और वो नौकरी के लिए बैरून मुल्क चला गया। वहाँ जाकर अहमद दिन रात मेहनत करने लगा, पैसे कमाता और अपनी बीवी के अकाउंट में भेजता रहता, क्योंकि वालिदैन के पास कोई अकाउंट नहीं था। वो बीवी के फ़ोन पर ही वालिदैन से बात कर लेता। वक्त गुजरता गया, अहमद ने पुराना नंबर बंद कर दिया और कंपनी का दूसरा नंबर इस्तेमाल करने लगा। लेकिन वो दूसरा नंबर वालिदैन के पास नहीं था। यूं ही 2 साल गुजर गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर 2 साल बाद सना का रवैया अचानक उसके वालिदैन के साथ बदलने लगा। फिर सना की वालदा को उसके भाई तंग करने लगे तो सना ने माँ को लाहौर बुला लिया। घर छोटा था, बस 2 कमरे और एक बरामदा था। एक कमरे में सना रहती थी और दूसरे में अहमद के वालिदैन। लेकिन जब माँ आई तो सना ने अपनी सास से कहा, आप लोग बरामदे में सो जाएं, मेरी माँ इस कमरे में रहेगी। नसीन बीबी ने कहा, बेटी, मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं ज़मीन पर नहीं सो सकती। लेकिन सना बज़िद रही, मेरी माँ पहले ही बहुत परेशान है, अगर ज़मीन पर सोई तो उसे बुरा लगेगा, आप लोग बाहर ही सो जाएं। सास ससुर ने सोचा कि चलो चंद दिन की बात है और मान गया। यूं रहमत अली और नसरीन बरामदे में सोने लगे और सना ने अपनी माँ को कमरे में बसा दिया। कुछ वक्त गुजरा, अहमद अब और भी मसरूफ़ रहने लगा। वो सिर्फ बीवी से ही वालिदैन का हाल मालूम करता।
والدین کے ساتھ براہ راست رابطہ بہت کم رہ گیا۔ اب ثنا کا رویہ مزید بدل گیا، وہ والدین پر ظلم کرنے لگی اور انہیں تکلیف دینے لگی۔ اس کی ماں اسے بہکاتی کہ جیسے تیری بھابھی مجھے ستاتی تھی ویسے ہی تو بھی اپنی ساس سسر کے ساتھ کر۔ والدین پریشان ہو گئے، اگر کچھ کہتے تو بہو الٹا جواب دیتی۔ کیونکہ احمد کا رابطہ براہ راست نہیں تھا، وہ بھی 15-20 دن بعد بیوی سے والدین کا حال پوچھ لیتا۔ یہی وجہ تھی کہ ثنا کے دل میں غرور آ گیا کہ اب تو گھر میں میری چلے گی اور ساس سسر کو میری بات ماننی پڑے گی۔ والدین آپس میں بات کرنے لگے کہ ایسے تو وقت نہیں کٹے گا، ہمیں کسی طرح بیٹے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ تبھی رحمت علی نے اپنی پرانی ڈائری نکالی جس میں احمد کا پرانا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ ڈائری لے کر پاس ہی کے پڑوسی یاسر کے پاس گئے اور احمد کا اچھا دوست بھی تھا۔ رحمت علی اور نسرین بڑے دکھ کے ساتھ یاسر کے پاس گئے اور کہا، بیٹا ہماری احمد سے بات کروا دو، یہ رہا اس کا نمبر۔ یاسر بولا، انکل جی یہ نمبر میرے پاس بھی ہے لیکن یہ بند ہے، میں نے کئی بار ملانے کی کوشش کی ہے مگر رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے ڈائری دیکھی لیکن نمبر وہی تھا جو پہلے سے اس کے پاس تھا۔ یوں بزرگ والدین مایوس ہو کر گھر واپس آ گئے۔ ایک دن انہوں نے پیار سے بہو ثنا سے کہا، بیٹی ہمیں اپنے بیٹے احمد سے بات کرنی ہے، ذرا فون ملا دو نا۔ مگر ثنا جو اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اگر ساس سسر نے بیٹے سے بات کی تو شکایت کر دیں گے، سیدھا انکار کر دیا۔ ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ تم سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا، وہ ساس سسر پر ظلم کرنے لگی اور اتنا تنگ کیا کہ ایک دن والدین نے کہا، بیٹی اگر تمہیں ہماری وجہ سے مشکل ہے تو ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگا کہ بہو شرمندہ ہو جائے گی اور رویہ بدل لے گی، مگر ثنا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، ویسے بھی تم لوگ کرتے کیا ہو، بس کھانے والے ہو۔ یہ سن کر بوڑھے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تھوڑا سا سامان باندھنے لگے۔ جاتے جاتے بار بار مڑ کر دیکھا کہ شاید بہو روک لے، مگر اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ نہ جاؤ۔ یوں وہ لوگ دل پر پتھر رکھ کر گھر چھوڑ گئے۔ وقت گزرتا گیا، 10-15 دن بعد احمد نے بیوی کو فون کیا اور پوچھا، ماں باپ کیسے ہیں؟ ثنا نے چونک کر جواب دیا، وہ تو گاؤں گئے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ گاؤں میں نہ نیٹ ورک ہے نہ احمد تصدیق کر سکتا ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ سچائی کھل جائے گی تو کیا جواب دے گی، لیکن اس وقت وہ بس آج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یوں ہی 4 مہینے گزر گئے، ادھر احمد کی 4 سال مکمل ہو گئے تھے اور اب وہ واپس آ سکتا تھا۔ واپسی سے پہلے اس نے سوچا کہ بیوی کو بتا دوں، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ سب کو سرپرائز دوں اور سب سے پہلے والدین سے ملوں جو گاؤں میں ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے ٹکٹ بک کی اور لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ احمد نے وہاں سے ایک ٹیکسی کی اور ڈرائیور کو اپنے گاؤں کا پتہ دے دیا۔ احمد نے بیرون ملک میں خوب پیسہ کمایا تھا اور خاندان کا خرچ بھی اچھے سے چلایا تھا۔ راستے میں وہ بار بار یہی سوچتا رہا کہ ماں باپ اتنے دن بعد مجھے دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے اور اب میں شہر میں اپنا گھر بھی خرید سکوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ شہر سے باہر نکلے، ڈرائیور نے اچانک گاڑی ایک مسجد کے پاس روک لی جہاں سامنے ایک دکان تھی۔ وہ دکان سے کچھ سامان لینا چاہتا تھا جو اسے کسی شخص تک پہنچانا تھا، اسی لیے اس نے گاڑی روکی اور کہنے لگا کہ صاحب اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو سامنے جو یہ دکان ہے یہاں سے مجھے 2 منٹ کا سامان لینا ہے۔ احمد یہ بات سن کر کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہیں چھوٹا سا کام ہے تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی مجھے جلدی ہے۔ یہ کہہ کر احمد نے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے دیا۔ ڈرائیور گاڑی میں احمد کو بٹھا کر نکل گیا اور دکان کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر احمد 4 سال بعد پاکستان واپس آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے باہر جھانکنے لگا۔ وہ سب کچھ بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بہت دنوں سے سب کچھ مس کر رہا ہو۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے فقیروں پر پڑی۔ ان میں سے ایک بزرگ فقیر کو دیکھ کر احمد چونک گیا۔ اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا۔ پہلے تو احمد نے نظر ہٹا لی، لیکن پھر دوبارہ دیکھنے پر اس نے پہچان لیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا والد رحمت تھا، جس کے بارے میں اس کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر احمد حیران رہ گیا۔ وہ فوراً گاڑی کا شیشہ کھول کر نیچے اترا اور مسجد کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں ٹیکسی ڈرائیور واپس آ گیا اور احمد کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر آواز دی، صاحب میں آ گیا ہوں، تھوڑی دیر کی ہی بات تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مگر احمد نے کوئی جواب نہ دیا اور آہستہ آہستہ اس فقیر کے پاس پہنچ گیا۔ فقیر نے احمد کو پہچانے بغیر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ یہ دیکھ کر احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ فوراً بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ابو آپ یہاں اس حالت میں کیسے؟ کیا ہوا آپ کو؟ آپ بھی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی رحمت نے سر اٹھایا اور سامنے اپنے بیٹے احمد کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
अहमद ने फ़ौरन अपने वालिद को कंधों से पकड़कर उठाया और गले से लगा लिया। फिर बोला, अब्बू आखिर ऐसा क्यों? बीवी ने कहा था आप गांव में रहते हैं। वहाँ क्या मसला हुआ कि आप यहाँ आ गए? वालिद ने आहिस्तगी से कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। असल में तुम्हारी बीवी ने हमें घर से निकाल दिया था। इसके बाद हम दर दर की ठोकरें खाते रहे। ये सुनकर अहमद को यकीन न आया। वो कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? उसने तो कहा था कि आपको गांव का माहौल पसंद है, इसीलिए वहाँ पर रहते हैं। वालिद ने कहा, नहीं बेटा, असल हकीकत कुछ और है। तुम्हारी सास जब गांव से आई तो उसने तुम्हारी बीवी के कान भरने शुरू कर दिए। फिर उसने हमारे साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। हमने मजबूर होकर वो घर छोड़ दिया और यहाँ सड़क किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। तुम्हारी माँ वहीं पर है। अब हम खुद कमा नहीं सकते तो मांग तांग कर गुजारा करते हैं। ये सुनकर अहमद की आंखों में आंसू आ गया। उसने वालिद का हाथ पकड़ा और कहा, अब्बू मुझे माँ से मिलाओ। फिर अहमद अहमद को अपने साथ लेकर झोंपड़ी की तरफ गया। वो झोंपड़ी सड़क किनारे तरपाल से बनी हुई थी, जहाँ अहमद की माँ भी थी। जैसे ही अहमद ने माँ को देखा, वो लिपट कर उनसे लिपट गया और ज़ारों कतार रोने लगा। कहने लगा, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने अपनी बीवी पर अंधा यकीन किया। अब देखना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर भी ये सब बातें सुन रहा था और सुनकर बहुत हैरान हुआ। फिर अहमद अपने वालिदैन को टैक्सी में बिठाता है और ड्राइवर से कहता है कि इन्हें होटल ले चलो। वहाँ पहुंचकर अहमद उन्हें अच्छा खाना खिलाता है और एक कमरा लेकर अपने वालिदैन को वहाँ ठहरा देता है, क्योंकि वो अपनी बीवी का असल चेहरा देखना चाहता था कि वो अब इस मामले को किस तरह हैंडल करती है और किस तरह अपने झूठ को छुपाती है। अहमद ने वालिदैन को कुछ नहीं बताया और कहा, अम्मा अबू, मैं शाम को वापस आऊँगा, अभी मुझे एक ज़रूरी काम है। ये कहकर वो सीधा अपने घर चला गया। वहाँ उसकी बीवी सना अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठी खुशी खुशी टीवी देख रही थी। जैसे ही सना ने अहमद को घर में दाखिल होते देखा, वो चौंक गई और बोली, आप ये कैसे? बताया भी नहीं कि आ रहे हैं। अहमद को बहुत गुस्सा आया, मगर उसने खुद पर काबू रखा और कहा, चलो अम्मा अबू के पास चलते हैं, उनसे भी मिलना है। सना बहाने बनाने लगी, अभी तो आए हो, ज़रा आराम कर लो, कल चलेंगे। यानी अभी भी वो बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। अहमद ने पूछा, और अम्मी जी यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर सना की माँ बोली, बेटा मुझे मेरे बेटे और बहू ने बहुत परेशान कर दिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अहमद ने जवाब दिया, जी बिल्कुल अम्मी जी, आपने सही किया। बहू को कोई हक नहीं कि बुजुर्गों को तंग करे। ये सुनकर सना के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि हकीकत में वही सब कुछ कर चुकी थी। उसने बात बदलते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ, सफ़र लंबा था ना। मगर अहमद बोला, नहीं, मैं खा कर आया हूँ। बल्कि मैं आज तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद कभी मौका नहीं मिला। ये सुनकर सना खुश हो गई। अहमद ने कहा, चलो अपनी माँ को भी साथ ले लो, उन्हें भी दिल खोल कर शॉपिंग करवाऊंगा। वो दोनों खुशी खुशी टैक्सी में बैठ के और अहमद उन्हें मार्केट ले गया। वहाँ पहुंचकर अहमद ने दोनों को उतारा और खुद टैक्सी लेकर होटल वापस चला गया। असल में अहमद का प्लान ये था कि अगर वो घर पर ही सब बताता तो सना और उसकी माँ फ़ौरन घर छोड़ देती। वो उन्हें एहसास दिलाना चाहता था कि धोखा मिलने का दर्द क्या होता है। उधर सना ने घर आकर ताला देखकर अहमद को फ़ोन किया और बोली, कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अहमद ने पूरी कहानी खोल दी और कहा, तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं? मैंने सबसे पहले वालदैन को देखा था, अब पता चला ना धोखा मिलने का दर्द कैसा होता है। अब तुम दोबारा इस घर का या गांव का रुख मत करना। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। चंद ही दिन में वकील से कागजात तैयार करवा लूँगा। ये सुनकर सना रोती रही और माफ़ी मांगती रही, मगर अहमद ने फ़ोन काट दिया। फिर सना मजबूर होकर मैके चली गई। कुछ ही दिन बाद अहमद वालदैन को लेकर वापस उसी घर में आ गया और फिर अदालत के ज़रिए सना को तलाक दे दी। बाद में एक छोटा सा नया घर खरीद कर वालदैन के साथ रहने लगा। वालदैन ने अहमद से दूसरी शादी का कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। नहीं अम्मा अबू, अगर दूसरी बीवी ने भी आपके साथ ज़्यादती की तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने भी कभी किसी को इतना चाहा है कि उसका धोखा आपकी रूह को हिला दे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।